भारत के गृह मंत्री अमित भाई साहब का आईजीएफ में स्वागत है। आपने काफी विस्तार से भारत में जो स्थिति है उसका उल्लेख किया है। चंद मुद्दों पर अगर हम और विस्तार से अगर बात कर सकें तो अगर शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, पर जैसे आपने अभी कहा रेटिंग एजेंसीज उस ज़मीनी हकीकत को समझने में, उस पर अमल करने में काफ़ी देर से वो काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है? देखिए, रेटिंग एजेंसी में ज़्यादा वेटिंग परफॉर्मेंस का होता है, पोटेंशियल का नहीं होता है। और भारत 2014 से 14 एक बहुत खराब दौर से गुजरा और 2014 से 2023 तक भारत वो दौर से उभर कर बाहर निकला। स्वाभाविक रूप आप पास्ट के आंकड़े के आधार पर रेटिंग करेंगे और फ्यूचर पोटेंशियल का उसमें मार्क कम होगा, तो अभी भारत को कुछ समय तक रेटिंग कम ही मिलेगी। मैं आपको भरोसे से बताता हूं, हमारे फ्यूचर पोटेंशियल को कोई रेटिंग एजेंसी इसका अनुमान ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाला है कि इतने मास स्केल पर, मतलब इतने बड़े बदलाव की कल्पना कोई रेटिंग एजेंसी नहीं कर सकती है। मगर 2-3 सालों के अंदर ही ये बदलाव आएगा और इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को देखकर आता है, लीडर को देखकर आता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखकर आता है। ये तीनों में भारत को 100 में से 100 मार्क मिल रहे हैं। अमित भाई, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कई विशेषज्ञों का कहना था कि भारत के लिए आतंकवाद की चुनौती से लड़ना मुश्किल होगा, पर अगर आप देखें इन 10 सालों में जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। अगर पाकिस्तान संबंधित आतंकवाद को देखें या फिर वामपंथी चरमपंथ को, तो आपकी रणनीति के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने टेररिज्म को, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए जो रणनीति अपनाई, इसमें हमारे देश में बड़े बड़े 3 प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे थे। एक वामपंथी उग्रवाद चल रहा था, दूसरा नस्ली हिंसा का उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, और तीसरा कश्मीर में दुनिया जिसको टेररिज्म कहते हैं, इसका भी हम अनुभव करते थे। ये तीनों प्रकार के प्रॉब्लम के लिए हमने अलग रणनीति बनाई थी। हमने सबसे संवाद करना शुरू किया। जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे उनको बाहें फैलाकर, बड़ा मन रखकर, ल्यूकरेटिव विकास के पैकेज देकर मेन स्ट्रीम में लाए। लगभग 9,000 हथियारी युवाओं ने अपने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। हमने 20 समझौते किए हैं। इसके साथ साथ इसके बाद भी जो हथियार रखकर आगे बढ़ते हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमने ढेर सारे कानूनी परिवर्तन किए, एजेंसियों का मनोबल बढ़ाया और एजेंसियों की पास आधुनिक से आधुनिक टेक्निक और हथियार उपलब्ध हो, ये भी करा। इसी का परिणाम है कि जिस समस्या बहुत बड़ी लगती थी, जो समस्या ये 10 साल के अंदर, वो लगभग 70% से हम नीचे ले जाने में सफल हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 ही साल में भारत वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। अमित भाई, अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई है और क्या आपको लगता है कि इसने दुनिया को एक तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक और तो टेररिज्म के खिलाफ हमारा टफ अप्रोच है और दूसरी वो डेवलपमेंट की और सामाजिक डेवलपमेंट की भी प्रक्रिया को हमने तेजी से बढ़ाया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट 60 साल में आया था, उतना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में ये 5 साल में आया है। धारा 370 हटने के बाद ढेर सारे कंफ्यूजन निकल गए। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का सबसे अच्छा
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर आगे बढ़े हैं और शांति के कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की नई शुरुआतें हुई। आज भारत के सबसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी वहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं, सबसे अच्छे अस्पताल वहाँ जा रहे हैं और सालाना 2 करोड़ टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, जो 2014 में 14 लाख थे। कहाँ 14 लाख और कहाँ 2 करोड़। जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट सालाना जाना शुरू हुए। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर को अलग स्वरूप से जाना जाएगा। पुराने जम्मू कश्मीर के जो पैरामीटर्स थे वो सारे हमने चेंज। अमित भाई, काफ़ी बार भारत के जो जुडिशल सिस्टम है उसकी आलोचना की जाती है। ये जो तारीख पे तारीख का सिलसिला है, केसेस चलते जाते हैं सालों साल। जो आप ये नए क्रिमिनल बिल्स लाए हैं, जो नई संहिता आई हैं, क्या आपको लगता है कि इससे सुधार होगा? क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय न्याय प्रणाली को गति मिलेगी? देखिए, हमारी जुडिशियल सिस्टम में 160 साल पहले बने हुए कानून थे, तो एक प्रकार से तो वो कालबाह्य भी हो गए थे। हमने नए सिरे से भारतीय विचार को केंद्र में रखकर कानून बनाए हैं। पुराने कानून अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए बनाए थे, हमने भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बनाए। तो पहले दंड का प्रावधान था, अब न्याय का महत्व है। इसके साथ साथ हमने पूरी सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है। 3 साल लगेंगे नीचे तक पहुंचने में। मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि 3 साल के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। इसमें हमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इसके साथ स्पीडी जस्टिस भी मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा। 3 साल में हर केस का निपटारा सुनिश्चित हो जाए, ये सारी व्यवस्था हमने 3 कानूनों में की। अब चुनाव तो आ रहे हैं अमित भाई, और प्रधानमंत्री मोदी ने और आपने एनडीए के सामने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। तो आपको क्या लगता है इस लक्ष्य को पार करने के लिए कौन से राज्य हैं, कौन से मुद्दे हैं जो खास तौर से महत्वपूर्ण होंगे? और जो अपोजिशन के बयान आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है, तो आप उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप 400 का आंकड़ा याद रखिए, काउंटिंग के दिन मैच कर देना। कहाँ से आता है इसमें मत पड़िए, इसलिए क्योंकि हमने कर दिखा है। आसाम में हमारा 2% वोट था, वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 1% वोट मणिपुर में था, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हमारे एक भी एमएलए बंगाल में नहीं था। 18 सांसद चुनकर आए, 77 एमएलए चुनकर आए। तो हमने कर दिखा है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश की जनता के आशीर्वाद से और आपका जो आशीर्वाद हम पर है, इसका हमारा जो आकलन है, इसी के आधार पर मोदी जी ने 400 पार का आंकड़ा दिया है। देश की जनता मोदी जी का समर्थन करे, एक बार 400 पार करा दो। भारत को पूर्ण विकसित बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और ये निश्चित रूप से पूरी। पर क्या खास तौर से कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर आपकी नजर है? हर राज्य से हमारी बढ़ोतरी होगी। और मुद्दे? मैं अभी भी कहता हूं, आप क्षेत्र मत ढूंढिए, स्टेट मत ढूंढिए, आप आंकड़े को देखिए, हम 400 पार कर जाएंगे। जी अमित भाई, आप ये भी कह रहे थे कि मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते। अगर इस कमरे में आप लोगों से बात करें तो वो ये भी कहेंगे कि अमित भाई भी कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी आराम नहीं करते, 24 घंटे लगे रहते हैं। आपको क्या कभी छुट्टी लेने का अवसर मिलता है? और अगर आप आराम करते हैं तो कैसे कर पाते हैं? देखिए, एक प्रकार से तो मैं अभी छुट्टी पर ही हूं। जब काम में बदलाव होता है तो मन और शरीर दोनों की थकान दूर हो जाती है। छुट्टी उन लोगों के लिए जरूरी होती है जिनके लक्ष्य समाप्त होने के कगार पर है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, इसमें देश के किसी भी युवा को छुट्टी लेने का अधिकार नहीं है, थकने का अधिकार नहीं है। अविरत रूप से 2047 तक काम करते रहेंगे। आखिर में अमित भाई, अगर आपको ग्लोबल मीडिया से कुछ कहना है, जो भारत की इमेज है, जो दुनिया में जो जिस तरह से लोग भारत को देखते हैं, अगर आप ग्लोबल मीडिया को कुछ कहना चाहेंगे या बाहर के जो विशेषज्ञ हैं उनको कहना चाहेंगे? मैं 2 हिस्सों में कहना चाहूँगा। मैं फिर से भारत के इंडस्ट्री जगत से कहना चाहूँगा
कि भारतीय इंडस्ट्री ने, इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी साइज और स्केल दोनों बढ़ाने का समय आ गया है। नए लक्ष्य तय करिए और ग्लोबल कंपनीज के हेडक्वार्टर ज़्यादा से ज़्यादा भारत में हो, इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं मीडिया को ये कहना चाहूँगा कि कोई रेटिंग एजेंसी, मैं मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूँ, कोई रेटिंग एजेंसी हमारे फ्यूचर पोटेंशियल का आकलन कर ही नहीं सकती, असेसमेंट कर ही नहीं सकती। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम बहुत तेजी से और एक बड़े स्केल के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस पर जरूर विश्वास करना। नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत और दुनिया में तीसरे नंबर के अर्थतंत्र का, वो जरूर हमें अचीव करें। अमित भाई, IGF से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात करी।